नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से MA अर्थशास्त्र तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे, जिसका नाम है अनुसंधान पद्धतियां अर्थात रिसर्च मेथोलॉजी। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने इस पूरी यूनिट को कवर करने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मैटर था और एक वीडियो में इसे समाहित करना थोड़ा कठिन लग रहा था। इसलिए इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के शोध होते हैं, कितने प्रकार के अनुसंधान होते हैं, इसे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो ये भाग है, हम इसे आपके समक्ष अगले वीडियो में रखने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च और रिसर्च के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिसर्च किसे कहते हैं, इसे इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुसंधान या शोध किसे कहते हैं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे शोध की अवधारणा की, कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान खोजने, नए ज्ञान की प्राप्ति करने या पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करने के लिए तथ्यों की खोज की जाती है। हिंदी में इसे शोध, गवेषणा या अन्वेषण भी कहा जाता है। अर्थात रिसर्च में हम लोग कुछ छुपे हुए तथ्यों को खोजने का प्रयास करते हैं या जो पहले से उपलब्ध है उसे सामने लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम रिसर्च की कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। अनुसंधान या रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला भाग है री अर्थात पुनः। इसका अर्थ होता है बार बार या दोहराना या फिर से करना। और सर्च का अर्थ होता है खोजना। इसका अर्थ होता है ढूंढना या पता लगाना, मतलब हमें फिर से किसी चीज़ को खोजना है, फिर से किसी तथ्यों को खोजना है, हम उसे रिसर्च कहेंगे। संयुक्त अर्थ में यदि हम दोनों को जोड़कर री और सर्च अर्थात रिसर्च को समझें, किसी तथ्य को बार बार देखना, गहराई से खोजना या किसी समस्या के समाधान के लिए बार बार प्रयास करना ही अनुसंधान या शोध कहलाता है। शोध की महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके समक्ष है। जेम्स ट्रेवल्स के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को अनुसंधान या शोध कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया को कहते हैं। एक अच्छे शोध के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए ताकि आपका शोध स्पष्ट और अच्छी रिजल्ट का हो? तो पहली इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। शोध में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह, बायस्ड जिसको कहते हैं, शामिल नहीं होना चाहिए। शोध के परिणाम पूरी तरह वास्तविक डेटा पर आधारित होना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरी है शोध की विश्वसनीयता होना चाहिए। शोध ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई दूसरा शोधकर्ता भी समान तरीकों से दोबारा अध्ययन करे तो उसे भी लगभग वैसे ही परिणाम प्राप्त हो जैसे आपको मिले थे, अर्थात उसमें विश्वसनीयता बनी होना चाहिए। नंबर 3, व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टेमेटिक तरीके से हमें शोध कार्य करना है। शोध एक तय और तार्किक चरण दर चरण प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, न कि किसी भी मनगढ़ंत तरीके से हम शोध नहीं कर सकते। जो सिस्टम बना हुआ शोध करने का, उसे हमें फॉलो करना है। नंबर 4, पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अध्ययन में उपयोग किए गए डेटा, तरीके और स्रोत पूरी तरह साफ होने चाहिए ताकि लोग उनकी जांच कर सके। हमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं रखना है, पारदर्शिता बनाए रखना है। नंबर 5, नैतिकता भी आपके शोध में झलकनी चाहिए। शोध के दौरान सभी नैतिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि इसमें लोग शामिल हैं तो उनकी गोपनीयता और अधिकारों का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। नंबर 6, आपके शोध की
प्रासंगिकता, इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस होना चाहिए। शोध का विषय वर्तमान समय और समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, जिससे किसी वास्तविक समस्या का समाधान मिल सके। अनावश्यक विषय पर शोध करने का कोई मतलब नहीं जिसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च फिलोसॉफी की, शोध दर्शन की, जिसमें हम सत्ता मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे। शोध में अंटोलॉजी अर्थात सत्ता मीमांसा और एपिस्टोमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा अनुसंधान अर्थात शोध फिलोसॉफी के दो प्रमुख आधार हैं, जो यह तय करते हैं कि हम किसी सच्चाई को कैसे देखते हैं और ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में अंटोलॉजी यह बताती है कि वास्तविकता या सत्य क्या है, जबकि एपिस्टेमोलॉजी यह बताती है कि हम उस सत्य या ज्ञान को कैसे जान सकते हैं। सत्ता मीमांसा अर्थात एंटोलॉजी क्या है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। फिलोसॉफी पर आधारित है। शोध में सत्ता मीमांसा का संबंध उन चीज़ों या अवधारणाओं की मूलभूत प्रकृति को समझने से है जिनका शोधकर्ता अध्ययन करते हैं। शोधकर्ता अक्सर जिन प्रमुख सत्ता मीमांसा संबंधित दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं उनमें कुछ इस प्रकार से है, इसे हम आगे समझते हैं। नंबर 1, यथार्थवाद। यथार्थवादियों का मानना है कि एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मौजूद है जो मानवीय धारणा या व्याख्या से स्वतंत्र है। वे अपने शोध में इस वास्तविकता को यथासंभव सटीक रूप से खोजने और उसका वर्णन करने का लक्ष्य रखते हैं। हमें अपने शोध में यथार्थवाद को शामिल करना चाहिए। नंबर 2, आदर्शवाद। दूसरी ओर आदर्शवादियों का मानना है कि वास्तविकता मूल रूप से मानसिक या व्यक्तिपरक प्रकृति की होती है। उनका दावा है कि भौतिक वस्तुओं और घटनाओं सहित बाह्य जगत का अस्तित्व मन या चेतना से उत्पन्न होता है। आदर्शवाद में मन को वास्तविकता का प्राथमिक स्रोत माना गया है। यहाँ पर हमें आदर्शवाद को भी ध्यान में रखना है। नंबर 3, रचनावाद। रचनावाद भी मानवीय अनुभव की व्यक्तिपरकता को स्वीकार करता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से यह दावा नहीं करता है कि बाहरी दुनिया का अस्तित्व नहीं है। इसके बजाय रचनावाद इस विचार पर केंद्रित है कि व्यक्ति और समूह अपने अनूठे दृष्टिकोण और अनुभवों के आधार पर वास्तविकता की अपनी व्याख्या निर्मित करते हैं। और बात करते हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवादी वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित अमूर्त प्रश्नों पर कम ध्यान देते हैं और इसके बजाय व्यवहार में प्रैक्टिकल कारगर होने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों और मान्यताओं की उपयोगिता और व्यावहारिक परिणामों में रुचि रखते हैं। इस प्रकार सत्ता मीमांसा के अंतर्गत हमने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास किया है। किसी शोधकर्ता द्वारा अपनाई गई दार्शनिक स्थिति उनके शोध के स्वरूप, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों और शोध परिणामों की व्याख्या को प्रभावित कर सकती है। शोधकर्ताओं के लिए अपनी दार्शनिक मान्यताओं से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मान्यताएं उनके शोध की दार्शनिक नींव को आकार देती हैं। इस प्रकार आपके शोध में सत्ता मीमांसा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की, कि आपके शोध में सत्ता मीमांसा के साथ साथ ज्ञान मीमांसा किस प्रकार की होनी चाहिए। शोध में ज्ञान मीमांसा शोधकर्ताओं के अध्ययन के दृष्टिकोण और संचालन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोधकर्ता रिसर्चर अक्सर जिन प्रमुख ज्ञान मीमांसा संबंधी दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं उनमें कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम लोग ज्ञान मीमांसा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अनुभववाद की।
यह दृष्टिकोण मानता है कि ज्ञान मुख्य रूप से इंद्रिय अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है। इंद्रिय अनुभव मतलब अंदर से हमें फीलिंग आती है और हम लोग जो देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उससे प्राप्त होता है। अनुभववादी ज्ञान मीमांसा का अनुसरण करने वाले शोधकर्ता अनुभवजन्य प्रमाणों के महत्व पर जोर देते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्सर प्रयोगों और अवलोकनों जैसी विधियों पर विश्वास करते हैं। एक्सपेरिमेंटल करते हैं और जगह जगह जहाँ पर रिसर्च करते हैं उनका विभिन्न दृष्टिकोणों से अवलोकन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रचनावादी। रचनावादी ज्ञान मीमांसा यह सुझाव देती है कि ज्ञान की खोज नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा दुनिया के साथ उनकी अपनी व्याख्याओं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। ज्ञान का निर्माण किया जाता है। रचनावादी शोधकर्ता ज्ञान के निर्माण में व्यक्तिपरकता के महत्व को पहचानते हैं। आगे हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद ज्ञान के व्यावहारिक परिणामों पर बल देता है और इस विचार को बल देता है कि ज्ञान का मूल्य उसकी उपयोगिता में निहित है। व्यवहारवादी ज्ञान मीमांसा का अनुसरण करने वाले शोधकर्ता इस बात पर ध्यान देते हैं कि ज्ञान को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की। उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान मीमांसा वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक सत्यों की अवधारणा को चुनौती देती है और यह दावा करती है कि ज्ञान संस्कृति, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा आकारित होता है। उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित शोधकर्ता अक्सर वस्तुनिष्ठता की पारंपरिक अवधारणाओं, पुरानी अवधारणाओं पर सवाल उठाते हैं और ज्ञान उत्पादन प्रक्रिया में शक्ति समीकरणों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ज्ञान मीमांसा संबंधी परिप्रेक्ष्य का चुनाव शोधकर्ता के डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और शोध निष्कर्षों की व्याख्या के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। यह शोध में प्रयुक्त विधियों और कार्यप्रणालियों के साथ साथ शोध परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता के मूल्यांकन के मापदंडों को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार थोड़ी सी इसकी भाषा कठिन जरूर है, लेकिन आप सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा से संबंधित शोध दर्शन, फिलोसॉफी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों को, सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को हमने समझा, इसके आधार पर जो निष्कर्ष आया उसे हम लोग तो समझें। सत्ता मीमांसा और ज्ञान मीमांसा अनुसंधान के मूलभूत सिद्धांत है जो संपूर्ण अनुसंधान या शोध प्रक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम समझें सत्ता मीमांसा को। सत्ता मीमांसा शोधकर्ताओं को वास्तविकता की प्रकृति और अध्ययन योग्य विषयों को परिभाषित करने में मार्गदर्शन करती है, जिससे अनुसंधान प्रश्न और विधियों का चयन भी प्रभावित होता है। दूसरी ओर ज्ञान मीमांसा यह निर्धारित करती है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी पुष्टि कैसे की जाती है और उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, जिससे डेटा संग्रहण, विश्लेषण और अनुसंधान परिणामों के मूल्यांकन पर भी प्रभाव पड़ता है। अंत में इन दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझना और परिभाषित करना अनुसंधान परिणामों की पारदर्शिता, सटीकता और सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमें दोनों विचारधाराओं को समाहित करके अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाना है। ये आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी आपको सटीकता, पारदर्शिता लाना जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्राचीन विचारक और शोध पद्धतियों की, कि प्राचीन समय में जो विचारक हमारे थिंकर रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से शोध को आगे बढ़ाया था, कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया था। प्राचीन विचारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुसंधान पद्धतियाँ अत्यधिक समृद्ध थी। वे ज्ञान को अलग अलग हिस्सों में देखने के बजाय
एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते थे। वो ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में किस प्रकार ज्ञान होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा अपनाए गए अंतःविषय दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और अन्वेषणात्मक तरीकों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अंतःविषय दृष्टिकोण कि एक विषय दूसरे विषय से किस प्रकार संबद्ध है इसकी बात करते हैं। प्राचीन विद्वान किसी एक विषय तक सीमित नहीं थे, वे दर्शन, विज्ञान, गणित और कला को एक साथ जोड़कर शोध करते थे, रिसर्च करते थे, विश्लेषण करते थे। दर्शन और विज्ञान का मिलन। आचार्य कणाद ने वैशेषिक सूत्र में भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स और दर्शन अर्थात फिलोसॉफी को मिलाकर परमाणु सिद्धांत की खोज कर दी थी। भौतिक शास्त्र को और दर्शन शास्त्र को इकट्ठा करके उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गणित और खगोल विज्ञान। आर्यभट्ट और वराह मिहिर ने ग्रहों की गति को समझने के लिए उन्नत गणित और ज्यामिति का उपयोग किया था। चिकित्सा और प्रकृति विज्ञान। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के विकास के लिए वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी और रसायन विज्ञान को आपस में जोड़कर एक नया शोध प्रस्तुत किया। राजनीति और अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना में राजनीति, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और सैन्य विज्ञान का एक साथ समन्वय करके हमारे समक्ष रखा है। अन्वेषणात्मक तरीके। अन्वेषणात्मक शोध का उद्देश्य किसी विषय को गहराई से समझना और नए सिद्धांतों की खोज करना होता है। प्राचीन विचारकों ने इसके लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया था। प्रेक्षण और अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन। वे प्रकृति, तारों की गति और मानव व्यवहार का सालों तक बारीकी से निरीक्षण करते थे। सुश्रुत ने मानव शरीर की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मृत शरीरों के विच्छेदन का मार्ग भी चुना। उन्होंने कितनी कठिन प्रक्रिया का उपयोग किया है। वाद विवाद और शास्त्रार्थ। प्राचीन भारत में उपनिषद काल से ही शास्त्रार्थ ज्ञान की खोज का मुख्य साधन था। आदि शंकराचार्य और बौद्ध भिक्षुओं ने विभिन्न विचारधाराओं के साथ तर्क वितर्क करते हुए सत्य का विश्लेषण या अन्वेषण किया। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में अनुसंधान का अनुप्रयोग किस प्रकार से होता है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान का उपयोग नीति निर्माण, आर्थिक पूर्वानुमान और बाजार विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके मुख्य अनुप्रयोग आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, व्यवसाय और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डालना तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए भी अर्थशास्त्र में अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। अब हम देखें कि आर्थिक नीतियों में अनुसंधान का उपयोग कैसे करते हैं। नंबर 1, सरकारी नीतियाँ। सरकारें टैक्स प्रणाली, बजट और मौद्रिक नीतियों को तय करने के लिए शोध का सहारा लेती हैं। नंबर 2, महंगाई और रोजगार की स्थिति। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए भी शोध या अनुसंधान का सहारा लेती है। नंबर 3, विकास योजनाएं। देश के आर्थिक विकास के लिए सही आंकड़े जुटाना और उसका विश्लेषण करके योजनाओं को बनाना भी एक अर्थशास्त्र अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद व्यवसाय और उद्योग में भी नंबर 1, बाजार की मांग, उत्पादों की मांग और कीमत तय करने में हम लोग शोध का सहारा लेते हैं। जोखिम प्रबंधन, व्यापार में आने वाले वित्तीय जोखिमों का अनुमान भी हम अर्थशास्त्र में अनुसंधान का उपयोग करके कर सकते हैं। फिर सामाजिक कल्याण की बात करें, गरीबी निवारण, गरीबी और असमानता को कम करने वाली योजनाओं का असर देखने के लिए भी हम अनुसंधान का उपयोग करते हैं। नंबर 2, संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से हो। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी हम लोग अनुसंधान का उपयोग करके बजट को आवंटित करते हैं।
शोध या अनुसंधान पद्धतियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के पश्चात अब हम बात करते हैं शोध के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कि कितने प्रकार के रिसर्च संपादित किए जा सकते हैं और किस प्रकार से किए जाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्योर या फंडामेंटल रिसर्च की, जिसे हिंदी में शुद्ध या मौलिक शोध भी कहते हैं। शुद्ध या मौलिक अनुसंधान वह वैज्ञानिक शोध है जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी तात्कालिक व्यावहारिक समस्या को हल करने के बजाय मानव ज्ञान का विस्तार करना और नए सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण करना होता है। इसे बुनियादी अनुसंधान या शुद्ध विज्ञान भी कहा जाता है। मौलिक या फंडामेंटल रिसर्च की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। पहली है सैद्धांतिक प्रकृति। यह शोध पूरी तरह से थ्योरी और कंसेप्ट को विकसित करने पर केंद्रित होता है। नंबर 2, ज्ञान में वृद्धि भी इसकी एक विशेषता है। इसका मुख्य लक्ष्य मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार को बढ़ाना होता है। ज्ञान को और किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है। व्यापक दायरा भी इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसके नियम और सिद्धांत सामान्यतः पूरी दुनिया या बड़े संदर्भों पर लागू होते हैं। जब हम मौलिक अनुसंधान की बात करते हैं तो इसके जो सिद्धांत और नियम होते हैं वो बड़े स्तर पर भी या पूरी दुनिया में भी लागू होते हैं। नंबर 4, भविष्य का आधार। आज की गई प्योर रिसर्च ही भविष्य की नई तकनीकों और व्यवहारिक समाधानों का आधार बनती है। आज हम रिसर्च कर रहे हैं, उसी को बेस बनाकर भविष्य में भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। यह भी एक इसका भाग है। व्यवहारिक उदाहरण इसका हम समझें, न्यूटन के गति के नियम सभी हम लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांतों की खोज करना एक मौलिक शोध था जिसका उद्देश्य प्रकृति के नियमों को समझना था। यह निश्चित रूप से पूरे विश्व में लागू होता है, न्यूटन का नियम हम जानते हैं। मानव मस्तिष्क का अध्ययन, यह शोध करना कि मानव मस्तिष्क यादों को कैसे संजोता है, यह भी यूनिवर्सल है, इस पर भी रिसर्च हुई है। और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत ब्रह्मांड और समय के संबंधों को समझने के लिए भी एक नई थ्योरी का प्रतिपादन हुआ था जिसे आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है। यह भी यूनिवर्सल में लागू होता है। रिसर्च का दूसरा प्रकार है अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक अनुसंधान, जिसे खोजपूर्ण शोध भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रारंभिक अध्ययन है जो किसी ऐसी समस्या या विषय की जांच करने के लिए किया जाता है जिसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होता है या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समस्या का अंतिम या निश्चित समाधान खोजना नहीं है, बल्कि उस समस्या को गहराई से समझना है कि समस्या उत्पन्न क्यों हुई है और भविष्य के लिए विस्तृत शोध के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना, ताकि इस प्रकार की समस्या भविष्य में भी उत्पन्न नहीं हो। अन्वेषणात्मक अनुसंधान या शोध की मुख्य विशेषताओं में पहली है लचीलापन होना चाहिए। इस शोध का कोई सख्त ढांचा नहीं होता। नई जानकारी मिलने पर इसकी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रारंभिक प्रकृति, यह किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या शोध के शुरुआती चरण में किया जा सकता है। हम रिसर्च करने की जो पहली प्रक्रिया होती है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, अनिर्णायक परिणाम। इसके निष्कर्ष अंतिम नहीं होते, इसलिए इनके आधार पर सीधे बड़े बड़े फैसले नहीं किया जा सकते। नंबर 4, कम लागत। शुरुआत में यह शोध कम समय और सीमित बजट में जानकारी जुटाने में हमारी मदद करता है। नंबर 5, क्या और क्यों पर ध्यान। यह मुख्य रूप से समस्या के छिपे हुए पहलुओं को जो हमें दिखाई नहीं देते को उजागर करता है। क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर यह शोध बात करता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। मान लीजिए कि आपकी एक कपड़ों की दुकान है और पिछले 2 महीनों से आपकी बिक्री अचानक कम हो गई। आप निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी कपड़ों की दुकान है और अचानक आपकी बिक्री जो पहले होती थी वो कम हो गई है। हम इसके कारणों कैसे जानें? इसे समझने के लिए आप अन्वेषणात्मक अनुसंधान का सहारा लेंगे।
आप कुछ नियमित ग्राहकों से इस संबंध में बात करेंगे। इसके अलावा आप अपने प्रतिस्पर्धियों की दुकानों का जायज़ा भी लेंगे, अवलोकन करेंगे कि मार्केट में जो नई दुकानें आई है वो किस प्रकार का बिहेवियर करती है, किस प्रकार का प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस प्रकार का प्राइस निर्धारित करती है, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और यह इसका एक सटीक उदाहरण है। इस शुरुआती खोज से आपको पता चल सकता है कि ग्राहकों को दुकान का नया लेआउट पसंद नहीं आ रहा है या मार्केट में कोई नया ट्रेंड आ गया है। आप उस तह तक जा सकेंगे कि आपकी ग्राहकी या आपकी बिक्री क्यों कम हुई है। आप इस मिली हुई जानकारी के आधार पर आप आगे एक बड़ा और सटीक सर्वे प्लान कर सकते हैं अपनी बिक्री को बढ़ाने के संदर्भ में। शोध का तीसरा प्रकार है व्यावहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। व्यावहारिक शोध, जिसे हिंदी में अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कहा जाता है, एक ऐसी वैज्ञानिक शोध पद्धति है जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की विशिष्ट और तात्कालिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजना होता है। यह शोध केवल ज्ञान या सिद्धांतों को विकसित करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि पहले से मौजूद सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करके समाज, व्यवसाय या किसी उद्योग की व्यावहारिक चुनौतियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग व्यावहारिक शोध को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। व्यावहारिक शोध या अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, उसकी विशेषताओं पर समझें। नंबर 1, समस्या केंद्रित। यह शोध हमेशा किसी विशेष समस्या जैसे किसी बीमारी का इलाज ढूंढना, फसल की पैदावार बढ़ाना आदि पर केंद्रित होता है। यह समस्या केंद्रित होता है। नंबर 2, ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग। इसमें मौलिक शोध से प्राप्त सिद्धांतों और नियमों का वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार उपयोग किया जाता है, समझा जाता है। नंबर 3, त्वरित समाधान। इसका मुख्य लक्ष्य ऐसे निष्कर्ष निकालना होता है जिन्हें तुरंत या बहुत कम समय में लागू किया जा सकता है। नंबर 4, वाणिज्यिक और सामाजिक लाभ। यह अक्सर व्यावसायिक उत्पादकता बढ़ाने, नीति निर्माण करने या सामाजिक कल्याण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्यावहारिक शोध के कुछ उदाहरण हैं आपके समक्ष, समझे आप लोग। नंबर 1, चिकित्सा क्षेत्र में कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए नई वैक्सीन या दवा का परीक्षण और निर्माण करना व्यावहारिक शोध का एक भाग है। नंबर 2, कृषि क्षेत्र। कृषि पद्धतियों में सुधार करके ऐसी फसलों के बीज तैयार करना जो कम पानी में भी अधिक पैदावार दे सके, यह भी एक व्यावहारिक शोध का उदाहरण है। शिक्षा, छात्रों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए नई और डिजिटल शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना भी व्यावहारिक शोध का भाग है। नंबर 4, व्यावसायिक क्षेत्र। किसी मोबाइल ऐप के यूजर इंटरफेस का अध्ययन करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि ग्राहक ऐप को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं, यह भी एक व्यावहारिक शोध का भाग है। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक शोध की, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। वर्णनात्मक अनुसंधान किसी जनसंख्या, परिस्थिति या घटना का उसके प्राकृतिक स्वरूप में व्यवस्थित और सटीक वर्णन करने की एक शोध पद्धति है। उसका प्राकृतिक स्वरूप जैसा है उसके अनुसार यह मुख्य रूप से क्या, कहाँ, कब और कैसे के उत्तर देता है कि कौन सी घटना क्या थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी के उत्तर देता है। लेकिन क्यों हुई इसका कारण यह शोध हमें नहीं बताता। घटना क्यों हुई इसके कारण पर यह शोध चुप है, मौन है। वर्णनात्मक शोध की विशेषताओं में नंबर 1, चरों पर कोई नियंत्रण नहीं। शोधकर्ता का अध्ययन के चरों अर्थात वेरिएबल्स पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह इसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकता। नंबर 2, प्राकृतिक वातावरण। यह शोध किसी घटना को उसके वास्तविक और प्राकृतिक रूप में ही रिकॉर्ड करता है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। नंबर 3, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों की बात करता है। इसमें आंकड़ों और विवरणों दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, भविष्य के शोध का आधार। यह भविष्य में किए जाने वाले गहन या प्रायोगिक शोध के लिए एक
मजबूत आधार तैयार करता है और इसके आधार पर भविष्य में विभिन्न प्रकार के शोध किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कारण संबंधी शोध, कॉजल रिसर्च की। कॉजल रिसर्च को हिंदी में कारण संबंधी अनुसंधान या कारण कार्य अनुसंधान भी कहा जाता है। इसे वाक्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। यह एक ऐसी शोध विधि है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में नंबर 1 स्वतंत्र और आश्रित चर। इसमें यह देखा जाता है कि एक चर में बदलाव करने से दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 प्रयोग और सांख्यिकी। इस प्रकार के शोध को मुख्य रूप से प्रयोगों या सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके उदाहरण को समझें। नंबर 1 धूम्रपान और स्वास्थ्य। धूम्रपान करने अर्थात कारण से मानव स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, यह इसका प्रभाव देख लेंगे हम लोग। नंबर 2 विज्ञापन और बिक्री। किसी नए विज्ञापन अर्थात कारण से उत्पाद की बिक्री बढ़ती है या नहीं बढ़ती, विज्ञापन के कारण क्या प्रभाव हुआ है बिक्री पर, यह हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की, विश्लेषणात्मक शोध की। विश्लेषणात्मक अनुसंधान एक ऐसा शोध है जिसमें शोधकर्ता किसी विषय पर पहले से उपलब्ध तथ्यों अर्थात आंकड़ों और सूचनाओं का उपयोग करता है। वह नए आंकड़ों को इकट्ठा करने के बजाय मौजूद जानकारी का गहन मूल्यांकन करके यह पता लगाता है कि कोई घटना क्यों और कैसे घटित हुई। नए तथ्य एकत्रित नहीं किया जाते हैं, पूर्व के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही वह परिणाम निकालता है कि कोई घटना कैसे और क्यों हुई। इसकी विशेषताओं की बात करें, नंबर 1 क्यों और कैसे पर इसका पूरा ध्यान होता है। विश्लेषणात्मक शोध केवल यह नहीं बताता कि घटना क्या है, बल्कि यह मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई घटना क्यों और कैसे घटी। नंबर 2 मौजूदा डाटा का उपयोग करता है, हमने पहले से समझ लिया। इसमें शोधकर्ता नए सिरे से डेटा एकत्रित नहीं करता, बल्कि पहले से मौजूद रिपोर्ट्स, दस्तावेजों या सांख्यिकी का अध्ययन करके नए निष्कर्ष निकालता है। कारण और प्रभाव, यह चरों के बीच संबंधों और उनके कारणों की पहचान करने की कोशिश भी करता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध की। प्रयोगात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक तरीका है जिसका मुख्य उद्देश्य चरों के बीच कारण और प्रभाव का पता लगाना है। इसमें मुख्य रूप से स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रण का कंट्रोल करने की प्रविधि का उपयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान अर्थात रिसर्च के मुख्य तत्व है। इस शोध में मुख्य रूप से 2 प्रकार के चर होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर। यह वह कारक है जिसे रिसर्चर अर्थात शोधकर्ता खुद बदलता या नियंत्रित करता है। जैसे दवा की खुराक कितनी देना है, यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है। नंबर 2 आश्रित चर। यह वह कारक है जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव देखा जाता है। जैसे दवा की खुराक दी तो मरीज की सेहत पर किस प्रकार का प्रभाव हुआ, असर हुआ, उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। एक आसान उदाहरण से मान लीजिए कि वैज्ञानिक यह जांचना चाहते हैं कि क्या नई खाद फर्टिलाइजर से पौधों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो खाद एक स्वतंत्र चर हो गया और पौधों की लंबाई जो है वो आश्रित चर हो गया। खाद के आधार पर, खाद के उपयोग के आधार पर पौधों की लंबाई किस प्रकार से परिवर्तित होती है। वैज्ञानिक कुछ पौधों में खाद डालेंगे और कुछ में नहीं डालेंगे, फिर दोनों के विकास की तुलना करके यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डाला गया खाद प्रभावी है या नहीं है। रिसर्च के टाइप में अगला भाग है गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध। गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान शोध करने के 2 मुख्य तरीके हैं। गुणात्मक शोध शब्दों, विचारों और अनुभवों को समझने पर ध्यान देता है, जबकि मात्रात्मक शोध संख्याओं, आंकड़ों और गणितीय गिनती पर जोर देता है। सबसे पहले हम समझते हैं गुणात्मक अनुसंधान को। यह अनुसंधान शब्दों, विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित होता है। इसमें संख्या का उपयोग नहीं होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य किसी विषय को गहराई से समझना होता है, न कि उसे मापना होता है। हम भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, हम उसे मापते नहीं। नंबर 1, डेटा का स्वरूप किस प्रकार का होगा? टेक्स्ट में होगा, ऑडियो में होगा, वीडियो में होगा, इंटरव्यू में होगा या नोट्स में होगा। तरीके क्या होंगे? आमने सामने बैठ के हम इंटरव्यू ले सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, ग्रुप में समूह चर्चा कर सकते हैं, और किसी वस्तु स्थिति का अवलोकन करना भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके आधार पर भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। नंबर 3, प्रश्न का प्रकार किस प्रकार का होगा इसका? इसमें क्यों और कैसे जैसे खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। घटना क्यों घटी, घटना कैसे घटी, इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाता है। एक उदाहरण से समझें, लोग किसी खास ब्रांड के स्मार्टफोन को क्यों पसंद करते हैं और उनका इसके साथ कैसा अनुभव रहा, यह भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, मात्रात्मक अनुसंधान की। यह अनुसंधान संख्याओं, आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना और उसका सटीक परिणाम निकालना होता है। इसके महत्वपूर्ण भाग में नंबर 1, डेटा किस प्रकार का होगा? वो संख्याओं में होगा, ग्राफ पर अंकित होगा, चार्ट बना होगा या फिर प्रतिशत में होगा। तरीका क्या होगा? सर्वे किया जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चनर तैयार किया जाएंगे या फिर उनका एक्सपेरिमेंटल किया जाएगा। और प्रश्न किस प्रकार होगा? कितना हुआ, कितने हुए, क्या हुआ, जैसे वन प्रश्नों पर यह काम करता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना घटा हुआ, इस प्रकार के प्रश्न इसके भाग होते हैं। इसे उदाहरण से समझे, एक कॉलेज में 80% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय ऑफलाइन पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं। यह मात्रात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक शोध की। एक्शन रिसर्च को हिंदी में क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक शोध भी कहा जाता है। यह किसी तात्कालिक या व्यावहारिक समस्या का त्वरित और वैज्ञानिक समाधान खोजने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षा, कक्षा शिक्षण और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1, तात्कालिक समाधान। यह किसी समस्या का तुरंत या त्वरित समाधान प्रदान करता है। नंबर 2, व्यावहारिक क्षेत्र। इसका संबंध विद्यालय, कक्षा और कार्यस्थल की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा होता है। नंबर 3, स्वयं द्वारा अध्ययन। इसे आमतौर पर समस्या से सीधे जुड़े व्यक्ति जैसे शिक्षक या प्रशासक द्वारा ही किया जाता है। नंबर 4, इसका दायरा जो छोटा है। यह पारंपरिक शोध की तुलना में छोटे स्तर पर और सीमित समय में पूरा किया जाता है। शोध के प्रकारों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है केस स्टडी, जिसको हम व्यक्तिगत अध्ययन या वैयक्तिक अध्ययन के नाम से भी जानते हैं। सरल शब्दों में, जब किसी एक विशेष व्यक्ति, एक समूह, घटना, संगठन या किसी स्थिति का गहन और विस्तृत विश्लेषण किया जाता है तो उसे केस स्टडी कहते हैं। इसमें समस्या की तह तक जाने के लिए उसके इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का पूरा अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी एक सटीक अध्ययन होता है। इसकी महत्वपूर्ण बातों में नंबर 1, गहन विश्लेषण। इसमें किसी समस्या या स्थिति के हर पहलू की बहुत ही बारीकी से जानकारी जुटाई जाती है। नंबर 2, इसका संबंध वास्तविक जीवन से होता है। यह प्रयोगशाला के बजाय वास्तविक माहौल या परिस्थितियों पर आधारित होता है। नंबर 3, कारण और समाधान। इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कोई समस्या या सफलता क्यों आई और उसका हल क्या हो सकता है। शोध के प्रकारों में एक और महत्वपूर्ण भाग है नृवंश विज्ञान पद्धतियाँ, जिसको इथनोग्राफिक मेथड्स भी कहा जाता है। नृवंश विज्ञान पद्धतियों का हिंदी अर्थ नृवंश विज्ञान या जाति वंश विज्ञान अनुसंधान विधियाँ हैं। यह मानव समाज, उनकी संस्कृतियों, उनके रहन सहन का गहराई से अध्ययन करने की एक गुणात्मक शोध विधि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जब विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के समाजों में या विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जब बात की जाती है तो यह पद्धति अपनाई जाती है।
इसकी मुख्य विशेषताओं में नंबर 1, क्षेत्र कार्य क्या होगा? शोधकर्ता लंबे समय तक संबंधित समुदाय के बीच में रहकर उनकी जीवन शैली को समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, नरविज्ञान शास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किया है। नंबर 2, सहभागी अवलोकन, लोगों के दैनिक जीवन और व्यवहार को नज़दीक से अनुभव करना, उनमें सम्मिलित हो जाना, उनकी संस्कृति को समझना, उनके जीवन को समझना भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग है। नंबर 3, गहन साक्षात्कार, लोगों से सीधे बात करके उनके विचार और संस्कृति को समझना भी इस रिसर्च के एक प्रकार का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।